हम आज पढ़ने वाले हैं हिंदी के काव्य खंड का चैप्टर है जिसका नाम है कड़वक। कड़वक चैप्टर है जिसका राइटर है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी है। हम इनके बारे में कुछ लेखक परिचय के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली लेखक परिचय जो होता है ना एग्जाम में इम्पॉर्टेंट होता है और ये काफ़ी क्वेश्चंस आपको यहीं से मिलेंगे, लेखक परिचय से मिलेंगे। एग्जाम में लेखक परिचय से मिलेंगे तो हम एक एक करके लेखक परिचय के बारे में हम बताते हैं और आप बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे और इसे याद करेंगे। एक एक करके आप याद रखेंगे। जैसे यहाँ पहला इस कड़वक जो होता है, कड़वक चैप्टर का जो लेखक है, जो राइटर है, उनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी है। मलिक मोहम्मद जायसी है। और इस जैसे हम लिखते हैं कि इनकी कविता का जो नाम है, जैसे कविता का नाम हम लिखते हैं, इनकी कविता क्या है, कविता का जो नाम है, कविता का नाम इनका क्या है, मलिक मोहम्मद जायसी है। कविता का नाम क्या है, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी हैं। और ये मलिक मोहम्मद जायसी क्या थे, एक फकीर थे। एक्चुअली ये क्या थे, फकीर थे और ये सूफी कवि थे, एक तरह का सूफी कवि थे। और जो भी ये रचना करते थे, मलिक मोहम्मद जायसी जो कुछ भी रचना ये करते थे, इनकी रचना की जो भाषा होती थी वो अवधी होती थी। इनकी रचना का जो भाषा होती थी वो अवधी होती थी। तो हम लिखते हैं रचना का भाषा। इनकी रचना की भाषा कैसी होती थी, अवधी होती थी। अवधी में ये लिखते थे, जो कुछ भी लिखते थे अवधी में लिखते थे। अवधी में लिखते थे, इनकी भाषा अवधी में होती थी। इनकी जो जन्म है ना, वो देखेंगे जन्म कब हुआ था। जन्म इनकी 1492 ईस्वी में, 1492 ईस्वी में। ये अनुमानित है, ये अनुमानित जन्म तिथि है इनकी 1492। और जो इनकी मृत्यु जो हुई थी ना, वो मृत्यु इनकी 1548 में हुआ था। 1548 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और चूंकि ये जायसी जो होता है ना, प्रेम मार्गी के कवि हैं। जायसी मलिक मोहम्मद जायसी जो है, मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम मार्गी शाखा के कवि। प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। और इन्हें जो होता है प्रेमाख्यानक काव्य धारा के प्रमुख कवि भी बोला जाता है। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के कवि के नाम से भी ये जाने जाते हैं। तो इनको प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के कवि हैं। कौन कवि हैं, मलिक मोहम्मद जायसी है, कवि हैं। और इनकी जो निवास स्थान आप जानते हैं निवास स्थान इनका कहाँ है। जो निवास स्थान है जायस है। निवास स्थान जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश इनका है, निवास स्थान है। और पिताजी का नाम मलिक शेख ममरेज था। इनके पिताजी का क्या नाम था, इनके पिताजी के नाम जो था वो क्या था, मलिक शेख ममरेज था इनके पिताजी का नाम। और इनके गुरुजी का क्या नाम था, हम गुरुजी के नाम भी देखते हैं। इनके गुरुजी का नाम क्या था, गुरुजी के नाम हम देखेंगे। गुरुजी का नाम था इनका सूफी कवि
सूफी कवि, सूफी कवि शेख मोहिदी, सूफी कवि शेख मोहिदी, मोहिदी। और एक और इनके गुरु थे, और एक और गुरु थे जिनका नाम था शेख सैयद अशरफ जहांगीर, सैयद अशरफ सैयद अशरफ जहांगीर था, सैयद अशरफ जहांगीर था। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। इनकी जो व्यक्तित्व कैसा था, इनके व्यक्तित्व के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें इनकी व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे। कैसे व्यक्तित्व थे, व्यक्तित्व क्या था। एक्चुअली इनकी शुरू से चेचक रहा है, चेचक के कारण ये रूपहीन, चेचक होने के कारण ये रूपहीन हो गए। रूपहीन व्यक्तित्व क्या, रूपहीन है, चेचक के कारण रूपहीन हो गए। चेचक के कारण ये रूपहीन हो गए, रूपहीन। ये चेचक के कारण रूपहीन हो गए, और चेचक के कारण रूपहीन हो गए। और इनकी आपको पता है, इनकी चेचक का रूपहीन हो गए, और इनकी जो बाई साइड की जो आंख थी और कान थे, इनकी वो भी काम नहीं करते थे। इन दोनों चीज़ों से भी वंचित हो गए थे। तो हम इस बात को लिख लेते हैं कि जो इनकी इस कवि जो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, इनकी एक तो चेचक के कारण पूरी तरह से रूपहीन हो गए। ये चेचक होता है ना, जैसे कि नहीं होता है कि छोटे छोटे दानेदार, मतलब ये चित्ते हो जाते हैं, चेहरे मतलब बिल्कुल बिखर जाता है चेहरा, मतलब बहुत ही क्या बोलूँ उसको, मतलब अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं दिखता है। और इनका जो है ना बाई आँख और कान दोनों ही डैमेज थे, दोनों ही खराब होते, मतलब ये दोनों से ही वंचित थे। तो हम इस बारे में हम लिख लेते हैं कि इनकी बाई आँख जो थी ना मित्र, बाई आँख जो है ना, आँख और कान ये दोनों से वंचित रहे, ये दोनों से वंचित रहे, ये दोनों से क्या रहे, वंचित रहे। अब हम इनके बारे में कुछ लिखेंगे, कुछ इनकी कृतियां हैं, इनकी कुछ रचनाएं हैं। तो हम कुछ इस तरह से एग्जाम में आएगा, तो हम ऐसे लिखेंगे कि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई कुछ रचनाएं इस प्रकार हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं कुछ ऐसे नहीं, कृतियां लिखते हैं, पहले कृतियां मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित कविताएं, कृतियां मतलब इनकी रचनाएं कुछ इस प्रकार है। इनकी मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं। जैसे पहला क्या है, पद्मावत, क्योंकि इस चैप्टर जो पद्मावत है ना, एक्चुअली ये पद्मावत से ही एक कड़वक लिया गया है, पद्मावत से ही ये चैप्टर लिया गया है, संकलित किया गया है, पद्मावत से ही इस चैप्टर को संकलित किया गया है। तो पहला है पद्मावत, अखरावट, दूसरा है अखरावट, और ऐसे आखिरी कलाम, क्या है एक और है आखिरी कलाम, एक और है अब पता है मसला या फिर एक मसला नामा भी इनकी कविता है।
एक और कवि और लिखते हैं कहरा नामा। कहरा नामा भी इन्हीं का है। कहरा नामा ये इन्हीं की कविता है। और भी चीजें इन्होंने लिखी, और भी रचनाएं की, जैसे कि आपको पढ़ा होली नामा, आप सुने होंगे है ना। होली नामा भी इनकी कुछ और अतिरिक्त रचनाएं हैं, जैसे होली नामा। होली नामा इनकी रचनाएं हैं। और एक और है इतरावत। इतरावत भी इनकी रचनाएं एक है। इतरावत, इतरावत, इतरावत भी इनकी एक रचना है। और एक और भी रचना थी इतरावत के साथ, एक और रचना है इतरावत की, मतलब अब इतना ही रखिए, याद आएगा तो आपको लिखवा देंगे फिर से, ठीक है। या चाहे देख कर लिख देते हैं। यस, चंपावत। चंपावत भी इन्होंने लिखा है, आप लिख लेते हैं चंपावत। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, ये जो याद करने की चीज़ है वो ये है पद्मावत, याद रखेंगे। अखरावट भी आप याद रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। आखिरी कलाम भी इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। और कौन सा है, इतरावत भी आप याद रखेंगे। इतरावत भी याद रखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं कड़वक, इस कड़वक चैप्टर कहाँ से लिया गया है, तो एक बहुत बड़ी महाकाव्य, क्या बोलते हैं, महाकाव्य, महाकाव्य पद्मावत। एक महाकाव्य पद्मावत से एक कड़वक चैप्टर को लिया गया। और आपको पता होना चाहिए कि इसी पद्मावत पे एक फिल्म भी बन चुकी है। फिल्म बहुत अच्छी फिल्म पद्मावत के नाम से बनी हुई है। आप उसमें देखेंगे कि छत्रपति एक रतन सेन राजा था, रतन सेन था, एक रानी पद्मावती थी, उसमें एक था राघव चेतन था, अलाउद्दीन खिलजी था। इसमें कुछ कैरेक्टर हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी मूवी है। काफ़ी मैंने इसको देखा है, बहुत अच्छी मूवी है, आपको डेफिनेटली एक बार देखना चाहिए, बट अभी नहीं, पढ़ लेने के बाद फिर कभी आप देख सकते हैं इस मूवी को। फिर हम आगे बढ़ते हैं। यह कविता एक्चुअली लिखा हुआ है, यह कविता जायसी के महाकाव्य, यह कविता जायसी के महाकाव्य पद्मावत से संकलित किया गया है। तो ये बात लिखा हुआ है यहाँ पर कि यह कविता जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉल्ड कड़वक। और यह कविता कहाँ से लिया गया, महाकाव्य पद्मावत से संकलित की गई है। तो हम इस बात को हम यहाँ नोट कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट में भी लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो कड़वक नाम की जो कविता है वह कहाँ से संकलित की गई है। तो आप बताएंगे, क्या बताएंगे, महाकाव्य पद्मावत। इस पद्मावत के से ही इस कड़वक नामक चैप्टर को संकलित किया गया, इस कड़वक नामक कविता को संकलित किया गया है, इस महाकाव्य पद्मावत से ही लिया गया है। और अब पता है जिसमें एक फिल्म भी बन चुकी है जिसका नाम है पद्मावत। तो अब इस बात को लिख लेते हैं, यह कविता जायसी के महाकाव्य पद्मावत से संकलित किया गया है। तो इस विचार को, इस बात को भी लिख लेते हैं, यह कविता, यह बहुत तेज चल रहा है, यह कविता जायसी के महाकाव्य पद्मावत से लिया गया है या संकलित किया गया है, लिया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप बिल्कुल नोट करके रखेंगे अपने पास, ठीक है। हम कुछ इस ओवरऑल इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम ऐसा करते हैं कि इस चैप्टर में 2 कड़वक दिया गया है। आप देखेंगे इसके पास 2 कड़वक दिया गया है। बुक किधर है, 2 कड़वक है इस चैप्टर के पास। वेयर इज माई बुक, बुक किधर, यस बुक किधर है, यस। इसमें इस चैप्टर में 2 कड़वक आपको दिया गया है। आपको एक मलिक मोहम्मद जायसी का चैप्टर है जिसमें आपको 2 कड़वक दिया गया, आप इसको देख पा रहे होंगे। आप यहाँ से देखिए, 2 कड़वक है, एक कड़वक है और एक कड़वक 1 कड़वक 2, 2 कड़वक यहाँ पर दिया गया है। हम इस कड़वक चैप्टर के अंदर पहला कड़वक जो है, इस पहला कड़वक का हम सारांश को देख लेते हैं कि ओवरऑल इस पूरे कड़वक जो है ना, पहला कड़वक का थीम क्या है, भावार्थ क्या है, उसका मतलब एक थोड़ा बहुत जो अर्थ होता है ना, हम उसकी मीनिंग को समझ लेते हैं, उसकी पहली कड़वक की भावार्थ को, यानी उसके नॉर्मल हम सारांश के बारे में बात करने वाले हैं।
तो पहले अब हम इसको इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं, फिर आप इसको पढ़ेंगे और आप याद भी रखेंगे, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको लेखक परिचय से ही मिलने वाले हैं और इसलिए आप बहुत ही ध्यान से आप इसको याद रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आप यहीं से कवर कर लेंगे। एग्जाम में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आप यहीं से करने वाले हैं, यहीं से करने वाले हैं। तो हम आपको पहला कड़वक का सारांश का मतलब आप समझ लें कि कभी एग्जाम में जैसे आपको पूछ दे दें कि आप इस कविता में है कोई कड़वक है, आप उसका मतलब सारांश लिखिए। सारांश का मतलब भावार्थ होता है, भावार्थ होता है। इसका मतलब अगर कोई कविता अगर लिखी हुई है किसी भाषा में, चाहे अवधी भाषा में हो या ब्रज भाषा में हो या मैथिली हो, कई तरह की भाषाओं में हो सकती है, आपकी कहानी कई तरह की भाषाओं में हो सकती है, लेकिन उस भाषा उस कहानी का जैसे मान लीजिए कि अगर हम ये वाला मतलब कि एक कड़वक यहाँ से लिखें, एक कड़वक ये है, आपको पता है, ये मान लेते हैं एक कड़वक ये है, कड़वक नंबर 1, और आपको पता है कि इस चैप्टर में 2 कड़वक दिए हुए हैं, एक कड़वक नंबर 2, 2 कड़वक है। अब इस कड़वक में कुछ लिखी हुई है भाषा, अवधी भाषा में कुछ लिखी हुई है, तो ओवरऑल मतलब हम अगर इसकी सारांश हम लिखना चाहते हैं, अगर ओवरऑल हम इसकी सारांश लिखना चाहते हैं या भावार्थ लिखना चाहते हैं, दोनों एक ही है, एक ही बात होती है। तो इस सारांश या भावार्थ में हम इसकी ओवरऑल इस चैप्टर की एक 5, 7, 10 लाइन की ओवरऑल थीम, कंक्लूजन पॉइंट हम लिखेंगे। कंक्लूजन क्या है, चैप्टर का मीनिंग क्या है, ये कहना क्या चाहता है, ये पूरे ओवरऑल लिखी हुई कहानी में ये वास्तव में बताना क्या चाहता है, ये चैप्टर क्या, इस कड़वक क्या कहना चाहता है, उसकी क्या मोरल है, क्या उसकी थीम है, ओवरऑल हम कुछ पॉइंट में कवर करेंगे। सारांश में ऐसा ही लिखा जाता है, उस ओवरऑल उस चैप्टर की मीनिंग हम 10-15 लाइन में 10 लाइन में इंडिकेट कर देंगे कि अच्छा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इस तरह से चीज़ें हम लिखने वाले हैं। हम एक कड़वक का सारांश आपको बताते हैं कि आप कैसे चीज़ों को लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे पहला कड़वक का सारांश लिखेंगे। तो हम लिखेंगे जो यह खंड होता है ना, यह खंड पद्मावत के, यह खंड ऐसे लिखेंगे हम। शुरुआत चूंकि पद्मावत से ही एक कड़वक लिया गया है और उस कड़वक नंबर 1 की हम सारांश लिखना चाहते हैं। अब मतलब उस सारांश की हम 5 से 6 लाइन में कुछ पूरा उस कहानी का कंक्लूजन क्या है, उसका मकसद क्या है, वो क्या समझाना चाहता है, ओवरऑल उसके हम सारांश को लिखना चाहते हैं। तो हम लिखेंगे कभी भी किसी भी चैप्टर में अगर हमको सारांश लिखना हो या उसकी भावार्थ लिखना हो, तो कुछ उसकी शुरुआत हम जो है ना करते किस तरह से आपको ये बताते हैं। पहला लिखेंगे जो यह कड़वक है ना, हमने जो बताया आपको ना, ऐसा बताया, डब्बा बनाया 1, 2, इसमें अब इस कड़वक चैप्टर के अंदर, इस कड़वक चैप्टर के अंदर 2 कड़वक है, कड़वक नंबर 1, कड़वक नंबर 2। तो हम इस कड़वक की मीनिंग हम लिखना चाहते हैं ओवरऑल 5 से 10 लाइन में, ओवरऑल इसकी मीनिंग लिख देना चाहते हैं कि कभी इसमें क्या बताना चाहता है ना। तो इसकी कुछ इस तरह से भावार्थ के अंदर हम शुरुआत करते हैं कि लिखेंगे कि जो यह खंड है, टुकड़ा ही तो है, ये टुकड़ा है, एक कड़वक के अंदर एक टुकड़ा यहाँ था, एक टुकड़ा यहाँ था, तो हम इसको खंड बोल सकते हैं ना, एक खंड 2 खंड ना, तो एक कड़वक 2 कड़वक, एक खंड 2 खंड। तो अब लिखेंगे यह खंड, लिखेंगे भावार्थ के अंदर यह खंड, आपको इंडिकेट कर देते हैं कहाँ से आपको लिखना है। ये तो मतलब पहला कड़वक का सारांश है, तो इसके नीचे से हम लिखेंगे कि यह खंड थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे, यह खंड जो है पद्मावत के, यह खंड पद्मावत के, यह खंड पद्मावत के खंड पद्मावत के प्रारंभिक, अब लिखेंगे पद्मावत के प्रारंभिक छंद स्तुति खंड से ली गई है।
स्तुति खंड। स्तुति कैसे लिखेंगे? स्तुति, स्तुति खंड से लिया गया है, लिया गया है। तो यह खंड पद्मावत के प्रारंभिक छंद को स्तुति खंड से, यह खंड पद्मावत के प्रारंभिक छंद स्तुति खंड से लिया गया है। तो देखिए यहाँ स्तुति खंड कैसे लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं आपको ऐसे समझाएं कि ये है एक बुक आप देख रहे हैं। इस बुक में मान लीजिए कि एक कड़वक यहाँ है और ठीक इस बुक को इसको ऐसे कीजिए, एक कड़वक यहाँ है। तो जो प्रारंभिक पेज है, प्रारंभिक खंड में जो कड़वक लिखा गया है उसको हम स्तुति खंड बोलते हैं, स्तुति खंड से लिया गया है। और ये लास्ट में जो है कड़वक है इसको क्या बोलते हैं? उपसंहार खंड बोलते हैं, जो उपसंहार खंड से लिया गया है। कुछ इस तरह से आप समझेंगे। तो मतलब खंड एक से बारे में, तो इसलिए स्तुति खंड के बारे में जिक्र किया गया है, स्तुति खंड होता है। तो यह खंड पद्मावत के प्रारंभिक छंद स्तुति खंड से लिया गया है। इसमें कवि अपने बारे में, इसमें कवि मलिक मोहम्मद जायसी अपने बारे में और कविता के बारे में बताते हैं। तो लिखेंगे इसमें कवि, अब यहाँ पे इसमें जो कवि हैं, कौन कवि? मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी, मतलब इसमें कवि मलिक मोहम्मद जायसी अपने बारे में क्या बोल, अपने बारे में और कविता के बारे, और अपने, जिसमें कवि अपने बारे में और कविता के बारे में कहते हैं, और कविता के बारे में कहते हैं कि मेरे पास एक ही नेत्र है, मेरे पास क्या है? एक ही नेत्र है, फिर भी मैं कैसा हूं? गुणवान हूं, फिर भी मैं गुणवान हूं। और जो भी मेरी इस कविता को पढ़ता है, जो भी मेरी इस कविता को पढ़ता है, क्या कैसा हो जाता है? वह मोहित हो जाता है। तो हम इसी बात को हम यहाँ लिखने वाले हैं। अब बस सिंपल से आप बात याद रखिए, भावार्थ में आप लिखेंगे यह खंड पद्मावत के प्रारंभिक छंद स्तुति खंड से लिया गया है, जिसमें कवि मलिक मोहम्मद जायसी अपने बारे में और कविता के बारे में कहते हैं कि मेरे पास एक नेत्र है, और फिर भी कैसा हूं? मैं गुणवान हूं। मेरे पास एक नेत्र है, कहते हैं कि मेरे पास एक नेत्र है, कहते हैं कि आज यहां से लिखते हैं, मेरे पास एक ही नेत्र है। क्या है? एक ही नेत्र है, मेरे पास एक ही नेत्र है, फिर भी मैं कैसा हूं? गुणवान हूं, फिर भी मैं गुणवान हूं, फिर भी मैं कैसा हूं? गुणवान हूं। मेरे पास एक ही नेत्र है, फिर भी मैं गुणवान हूं। और जो भी लिखेंगे, और यहाँ पे, और जो भी मेरी कविता को पढ़ता है, जो भी मेरी कविता को सुनता है, जो भी मेरी कविता को सुनता है वह मोहित हो जाता है, अपनी बखान करता है कि मोहित हो जाता है, मोहित हो जाता है।
फिर आगे कवि बताते हैं कि कहते हैं कि मेरे पास एक ही नेत्र है। आगे कहते हैं कि मेरे पास एक ही नेत्र है, मेरे पास आगे। अब यहाँ तक आप याद रखिए कि इस खंड में प्रारंभिक छंद स्तुति खंड से लिया गया है। इसमें कवि जो मलिक मोहम्मद जायसी अपने बारे में कहते हैं कि इस अपने बारे में और कविता के बारे में बताते हैं कि मेरे पास जो है एक ही नेत्र है, फिर भी कैसा हूँ मैं गुणवान हूँ, और जो भी मेरी कविता को सुनता है वह मोहित होता है। आगे इसमें कवि ये भी बताते हैं कि भगवान ने चांद की तरह सुंदर बनाया। ये बात मलिक मोहम्मद जायसी जी अपने आप को समझाते हैं, बताते हैं कि भगवान ने मलिक मोहम्मद जायसी को कैसा बनाया। भगवान ने चांद की तरह सुंदर बनाया, लेकिन जिस प्रकार चांद में कैसा है, दाग है, जिस प्रकार कैसा है, चांद में दाग है, इसके बावजूद भी वह पूरे संसार को अपने रोशनी से कैसा करता है, प्रकाशित करता है, अपनी पूरी संसार को उस रोशनी से प्रकाशित और उजाला करता है। ठीक उसी प्रकार मैं मानता हूँ कौन कहता है, मलिक मोहम्मद जायसी, कि मेरे पास भी एक कमी है, और वह कमी कैसा, एक कान और एक आंख से वह वंचित है, एक कान और एक आंख से वंचित है। इसके बावजूद भी वह मलिक मोहम्मद जायसी अपने कविता के माध्यम से पूरे संसार में कैसा फैलाते हैं, रोशनी की तरफ फैलाते हैं, प्रकाश पूरे संसार में अपनी कविता के माध्यम से वह प्रकाशित करते हैं। फिर आगे वो बताते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि मेरे पास जो है एक नेतृत्व है, और वह नेत्र कैसा है, शुक्र नक्षत्र के समान है। मेरे पास एक नेत्र है और वह नेत्र कैसा है, शुक्र नक्षत्र के समान है, जो पूरी दुनिया को देखती है, पूरी दुनिया को देखती है। और इसमें कभी मलिक मोहम्मद जायसी आगे बताते हैं कि जैसा कि आम का जो पेड़ होता है, आम के पेड़ पर जब तक मंजरी जो मोजर होता है, मोजर नहीं लगता है, तब तक वो आम सुगंधित और मीठा नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार जब तक एक व्यक्ति के अंदर गुण नहीं आता, तब तक उस व्यक्ति की प्रशंसा एवं व्याख्या नहीं होता है, उसकी बखान नहीं किया जाता है। ठीक उसी प्रकार जब तक जो सोने को पिघलाया नहीं जाता है, आपको पता है कि सोना जितना पिघलाया जाता है उतना चमकता, उतना निखरता है। तो जब तक सोना को पिघलाया नहीं जाता, तब तक वह सोना चमकता नहीं है। ठीक उसी प्रकार कवि कहते हैं कि जब तक मनुष्य को कठिन परीक्षा से नहीं गुजरेगा, जब तक मनुष्य कठिन परीक्षा नहीं होगा, उसकी असल में उसकी चमक नहीं निखरती। जब तक उसकी कठिन परीक्षा नहीं होगी, तब तक उसकी चमक नहीं निखरता है। और कवि बोलते हैं कि जो मेरे पास जो एक नेत्र है ना, आपको पता है एक नेत्र था, मलिक मोहम्मद जायसी का तो एक ही नेत्र है, और एक नेत्र के कारण उस नेत्र को अब आप तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, और बताते हैं कि मेरे पास जो एक नेत्र है ना, वो दर्पण के समान है। दर्पण मतलब आईने, शीशे के समान है, साफ है, स्वच्छ, निर्मल है, जिसमें यह उनकी गुण है, या मतलब कि उनकी एक आंख है जो दर्पण के समान है, साफ है, निर्मल है। यह उनकी गुण है, जिसे दुनिया के, जिसे संसार के, विश्व के सुंदर से सुंदर और विद्वान से लोग इसी गुण को देखने के लिए आते हैं, और उनके सामने क्या करते हैं, शीश झुकाते हैं, उनके चरण छूते हैं। और इस कविता में आपको पता है कि हमने बताया कि जो सारांश इस कविता की पहली कड़वक का हमने सारांश इस तरह से कुछ किया। हमने बिल्कुल एग्जाम में कुछ ऐसा ही लिखना है, बहुत सिंपल है। फिर से आपको चाहते हैं हम रिवाइज कर देना चाहते हैं मित्र, आप बिल्कुल इस बात को याद रखें। हम रिवीजन आपके लिए कर देते हैं कि हम कभी भी सारांश या हम सारांश लिखते हैं या फिर उसकी भावार्थ लिखते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। हम ओवरऑल उस टॉपिक की, उस कविता की हम इम्पोर्टेंट मतलब थीम, कंक्लूजन हम लिख लेते हैं कि आखिर वो कविता में कहना क्या चाहता है, बस उसकी मीनिंग को हम डिफाइन कर देते हैं, उसी सारांश के अंदर बता देते हैं। तो जब भी हम ऐसा करते हैं तो पहले हम बता देते हैं कि भाई एक खंड कहाँ से लिया गया, किसके राइटर है, इस सब चीज़ों को याद रखना होता है। तो
हमको पता है कि जो एक खंड है, आपको पता है पहले ही हम बता दिए थे कि जो अलग अलग टुकड़ों में है, पहला खंड यहाँ से लिया गया, दूसरा खंड मतलब ये अलग अलग खंड से लिया गया, तो पहला अलग खंड से मतलब पहला डब्बा ना, पहला खंड से पद्मावत के प्रारंभिक छंद स्तुति खंड से लिया गया है। इसमें कवि मलिक मोहम्मद जायसी अपने बारे में और कविता के बारे में कहते हैं कि मेरे पास एक ही नेत्र है, फिर भी मैं कैसा हूँ, गुणवान हूँ। फिर भी मेरे पास एक नेत्र है, फिर भी मैं गुणवान हूँ। और जो भी व्यक्ति हमारी कविता को सुनता है ना, सुनता है, तो वह कैसा हो जाता है, मोहित हो जाता है। इसके बारे में ये बताते हैं। फिर आगे बोलते हैं, ये मलिक मोहम्मद जायसी आगे बताते हैं कि आपको पता है कि वो शुरू से चेचक की वजह से रूपहीन रहे हैं, उनका एक कान और एक आँख से भी वंचित रहे हैं। तो बताते हैं अपनी तुलना अब यहाँ ना वो चंद्रमा से करते हैं। वो बताते हैं कि जो कवि है ना मलिक मोहम्मद जायसी, वो अपनी तुलना अब चंद्रमा से कहते हुए बोलते हैं कि भगवान ने चांद की तरह सुंदर बनाया, भगवान ने चांद की तरह मुझको सुंदर बनाया, लेकिन जैसा कि चांद में तो दाग है, चांद में दाग है, और चांद में दाग होने के बावजूद भी वो पूरे संसार को प्रकाशित करता है, उजाला करता है। ठीक उसी प्रकार हमारे अंदर भी कमी है। मेरे पास भी एक आंख और कान से मैं वंचित हूँ, फिर भी मैं अपने कविताओं के माध्यम से पूरे संसार को प्रकाशित करता हूँ, पूरे संसार को उजियारा करता हूँ। और फिर आगे बताते हैं कि मेरे पास एक ही नेत्र है और वो भी शुक्र नक्षत्र के समान है, शुक्र नक्षत्र के समान है, जो पूरी दुनिया को देखती है। जैसे कि आम के पेड़ है, उस पर जब तक ले मंजरी नहीं लगता है तब तक ले वह आम मिठास और सुगंधित नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार जब तक एक व्यक्ति के अंदर गुण नहीं आ जाता तब तक उस व्यक्ति की प्रशंसा और व्याख्या नहीं किया जा सकता। और आगे कवि ये भी बताते हैं, जैसे सोना को जितना भी पिघलाया जाता है उतना ही खूब निखरता है, खूब चमकता है। ठीक उसी प्रकार एक मनुष्य को जितना भी कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है ताकि उसके अंदर असली चमक आ जाए। और आगे बोलते हैं कि एक नेत्र जो था, अब देखिए, अब दर्पण आईने के साथ वो तुलना करते हैं कि एक नेत्र है और वो भी दर्पण की तरह साफ स्वच्छ और निर्मल है, जिसको देखने के लिए यह मेरी गुण है, जिसे देखने के लिए लोग विश्व से दूर से सुंदर और विद्वान से विद्वान लोग मेरी इस गुण को देखने के लिए आते हैं और मेरे सामने क्या करते हैं, अपना शीश झुकाते हैं और चरण छूते हैं। ये कविता है, आप बिल्कुल इसको याद रखेंगे। हम बहुत छोटी सी चीज़ें बताएं, हमारी ये पहली रिकॉर्डिंग है, वीडियो है, फर्स्ट टाइम ना। थैंक यू, धन्यवाद।